देखते हैं कि मोशन के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं। अब इस लेसन में 8 फॉर्मूलाज है, वो हमें अच्छी तरह से पहले याद रखने पड़ेंगे। पहला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर है डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला नहीं है पर कंसेप्ट है, वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमें प्रॉब्लम के हिसाब से या क्वेश्चन के हिसाब से हमें अच्छी तरह से समझ के निकालना पड़ेगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फिर ये तीन जो है वो मोशन के अपने इक्वेशंस हैं। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें a होता है एक्सेलरेशन, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होती है अपनी फाइनल वेलोसिटी, t होता है टाइम, s होता है डिस्टेंस। किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें पूछा क्या जाएगा और उनको सॉल्व कैसे करना है। तो एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट दिया होगा और वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, एक या एक से ज़्यादा चीज़ें पूछी जा सकती है। क्या क्या हो सकता है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इसमें से कुछ भी आ सकता है। और इसके लिए लगेंगे हमें ये 5 फॉर्मूलेज, ठीक है। और अभी इसमें 3 केसेस हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन ठीक से हमें करना पड़ेगा। तो पहले केस में क्या हो रहा है, ये अगर ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पोजीशन ए है और तो ऑब्जेक्ट जाके बी पे रुक रहा है, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे और होगा इक्वल टू ए प्लस बी। फिर सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट ए से निकल के बी तक पहुंच रहा है और मुड़ के वापस सी तक आके रुक रहा है। इस केस में डिस्टेंस होगा ए प्लस बी मतलब ए प्लस 2b, और डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ इतना, मतलब इक्वल टू ए, ठीक है। फिर तीसरे केस में क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट है ए से निकल के बी तक जा रहा है और वापस मुड़ के आके ए तक ही आके रुक रहा है। तो इस केस में डिस्टेंस होगा ए प्लस बी प्लस वापस से ए प्लस बी, मतलब 2 टाइम्स ए प्लस बी, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने। और डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए से निकल के वापस ए पे ही आके रुका है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हो सकता है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, जिसमें ऑब्जेक्ट एक बाउंडेड पाथ में घूम रहा है, जैसे कि कोई स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या सर्कुलर पाथ हो, उसमें वो ऑब्जेक्ट राउंड्स मार रहा है। तो या तो कोई रनर है या फिर कोई गाड़ी है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई आदमी है। तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम दिया जाएगा और हो सकता है कि उसमें हमें स्पीड दिया होगा या फिर हो सकता है कि उसमें हमें नंबर ऑफ राउंड्स दिए होंगे, नहीं दिए तो जो भी नहीं दिया है वो निकालना पड़ेगा। फिर हमें यही सारी चीज़ें पूछी जा सकती है वापस से कि स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें जो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट का, वो हमें अच्छी तरह से पता करना है। तो एक 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 बात तो ये होती है कि जो ट्रैक बाउंडेड ट्रैक है, तो इसका जो ट्रैक का लेंथ है, मतलब एक राउंड के लिए एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है, वो होता है उसका पेरीमीटर, ठीक है। तो स्क्वायर है तो उसका पेरीमीटर होगा 4a, जहाँ पे a है एक साइड की लेंथ। अगर रेक्टेंगल है और उसकी साइड से L और B, तो इसका पेरीमीटर होगा 2 टाइम्स L प्लस B। और ये जो है सर्कुलर पाथ, अगर उसका रेडियस समझो दिया है R, तो इसका जो पेरीमीटर मतलब उसका सरकमफरेंस, तो वो होगा 2 पाई R, ठीक है। अगर डायमीटर दिया है तो R निकालना पड़ेगा d अपॉन 2 करके, या फिर पाई d इंस्टेड ऑफ 2 पाई R वो फॉर्मूला बनेगा पाई d, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहले तो एक राउंड में वो एक राउंड का जो डिस्टेंस है वो हमें ठीक से पता करना पड़ेगा।
फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें कि डिस्प्लेसमेंट, मतलब फाइनल पोजीशन क्या है वो डिटरमिन करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो आएगी। तो हम लोग अलग अलग केसेस देखते हैं। सब जगह पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट ए पकड़ा है, ठीक है। फिर फाइनल पोजीशन, अगर इस स्क्वायर ट्रैक में फाइनल पोजीशन बी होती है तो डिस्प्लेसमेंट होगा एक साइड के इक्वल टू वन साइड, मतलब इक्वल टू ए, ठीक है। फिर अगर फाइनल पोजीशन डी होती है तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल टू ए, ठीक है। और अगर डिस्प्ले फाइनल पोजीशन होती है सी तो डिस्प्लेसमेंट होगी इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये डायगोनली अपोजिट है तो इस लेंथ के बराबर होगी। अभी ये लेंथ हमें कहाँ से मिलेगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मिलेगी। तो ये स्क्वायर का साइड ए है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर रूट 2। इस रेक्टेंगुलर ट्रैक में अगर अपना इनिशियल पोजीशन है a और फाइनल पोजीशन है b तो अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इक्वल टू एल। अगर फाइनल पोजीशन है डी तो डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल टू ये वाली साइड, मतलब इक्वल टू बी, ठीक है। और अगर ये जो फाइनल पोजीशन सी है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, मतलब ये वाला जो डायगोनल है वो, तो ये डायगोनल मतलब इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमें मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर सर्कुलर पाथ है तो इसमें जनरली दो केसेस होते हैं। अगर पोजीशन अपनी स्टार्टिंग की ए है तो हो सकता है कि एक केस में वापस से ए पे ही फाइनल पोजीशन हो तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और दूसरी केस में हो सकता है कि फाइनल पोजीशन अपनी बी हो जो कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट होती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इक्वल टू डायमीटर। अगर आर दिया है तो 2 टाइम्स आर करना पड़ेगा, डायमीटर दिया हुआ है तो डायरेक्टली इक्वल टू डी लिखना पड़ेगा। फिर ग्राफिकल टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें या तो हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाएगा या फिर ग्राफ्स दिए होंगे और उनको देख के हमें ठीक से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, और फिर हमें वैल्यूज जो भी दी होंगी वो निकालनी पड़ेंगी या क्वेश्चन जो पूछे होंगे उनको आंसर करना पड़ेगा। तो ये कौन से टाइप के ग्राफ्स हो सकते हैं, एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ, ठीक है। और दूसरा हो सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब एक्सेलरेशन वाला ग्राफ। तो अगर ये वाला ग्राफ देखते हैं डिस्टेंस टाइम वाला, तो डिस्टेंस टाइम वाले ग्राफ में क्या क्या हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो जिनका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, और हमें हो सकता है कि पूछा जाएगा कि इन ये ग्राफ को देख के कि कौन से ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा है ये पूछा जाएगा या किसका स्पीड कम है ये पूछा जाएगा। तो जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जो स्लोप होता है वो देखेंगे। जब स्लोप स्टीप होता है, जैसे ये वाला स्लोप है स्टीप, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है फास्ट और इसका स्पीड ज़्यादा है, और ये वाला स्लोप है वो थोड़ा कम है तो ये ऑब्जेक्ट स्लोअर है, ठीक है। तो इफ स्लोप इज मोर ऑब्जेक्ट इज फास्टर, इफ स्लोप इज लेस ऑब्जेक्ट इज स्लोअर, ठीक है। फिर हो सकता है कि जिस पॉइंट पे ये लोग मीट कर रहे हैं तो उसका डिस्टेंस पूछा जा सकता है कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है दूसरे ऑब्जेक्ट से मीटिंग के टाइम तक, तो वो हमें पता करना पड़ेगा ग्राफ देख के। या फिर हो सकता है कि एट व्हाट टाइम दिस टू ऑब्जेक्ट्स आर मीटिंग, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, तो हमें फिर वो टाइम देखना पड़ेगा जहाँ पे वो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है एक्सेलरेशन वाला, यहाँ पे जनरली डिस्टेंस पूछा जाएगा या डिस्प्लेसमेंट पूछी जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है इस तरीके के ग्राफ में कि ग्राफ की जो लाइन है उसके नीचे का जो पूरा एरिया है वो अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा उसका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो ये फिगर कैसा है, इस केस में ये ट्रेपेजियम है, इस केस में देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर है,
सॉरी ट्रायंगुलर है, तो जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से मिल जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है वो इस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हो जाएगा इस केस में। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू जो बेस है t मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है v इक्वल टू v, तो दिस विल बिकम v इंटू टी अपॉन 2। और इस केस में क्या है, ये है ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम में दो तरीकों से निकल सकता है एरिया, एक तो डिवाइड करो दो पार्ट्स में, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल, और उनकी एरियाज निकालो, और फिर वो होगा और उनको ऐड करेंगे तो होगा टोटल ट्रेपेजियम का एरिया, या फिर ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला लगा देना, मतलब दोनों पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम लोग पहले तरीके से पकड़ते हैं रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर एरियाज अलग अलग निकाल के ऐड करने के लिए, तो ये होता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। और ये बन जाता है सेकेंड वाला ट्रेपेजियम के हिसाब से अगर लेंगे तो S विल बी इक्वल टू यू प्लस वी, जो दो पैरेलल साइड्स है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट मतलब t होल डिवाइडेड बाय 2। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में हमें ये जो तीन मोशन के इक्वेशंस है वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। फिर सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि क्या क्या दिया हुआ है, और फिर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा वो उसके ऊपर बेस्ड हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो हमें पहले तो ठीक से लिख लेना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है। अभी केसेस कैसे हो सकते हैं इसमें वो देखेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो शुरू हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में वो इट इज़ एट रेस्ट, तो इसका मतलब ऐसे केस में हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 होने वाली है उसकी, और फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वो एक्सेलरेट हो रहा है, और फिर कुछ देर के बाद उसकी एक फाइनल वेलोसिटी अचीव होगी। तो इस केस में हो सकता है कि एक्सेलरेशन दिया होगा या फाइनल वेलोसिटी दी होगी, और टाइम दिया होगा, या फिर इसमें से कोई भी एक वैल्यू मतलब मिसिंग होगी और बाकी सारे दिए होंगे, ठीक है। तो अगर हमेशा जनरली ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है तो फिर इनिशियल वेलोसिटी स्पेसिफिकली नहीं दी होगी, पर वो हमें समझ के लिखना पड़ेगा कि u इज इक्वल टू 0, और बाकी सारी चीज़ों में से देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिया है। फिर उस हिसाब से ऐसा एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा जिसमें एक छोड़ के बाकी सारी चीज़ें दी हो, मतलब कोई भी एक ही वैल्यू मिसिंग होगी तो वो वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरे केस में क्या हो सकता है, वापस एक ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मूव कर रहा है और उसकी मतलब उसकी कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी है, और वहां से फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके कुछ फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच रही है, मतलब वो एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों दी हो, या इसमें से कोई भी एक दिया हो। अगर इसमें से कोई एक दिया होगा तो एक्सेलरेशन और टाइम दिया होगा हो, तो ये हमें देखना पड़ेगा वापस से कि ये क्या क्या दिया है, क्या क्या गिवन है, फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो हो सकता है कि एक के बाद एक भी फॉर्मूलाज इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, मतलब हो सकता है कि हमें v और u जो है और t है वो दिया है, तो और फिर s पूछा है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये तीनों चीज़ें दी है समझो, तो पहले a निकालेंगे, फिर a निकालने के बाद हम लोग s निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें हमें सिर्फ s पता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो या फिर इस वाले फॉर्मूला से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें a पता चल गया और बाकी सारी चीज़ें तो u और t तो पता ही है, तो इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला बाद में लग सकता है। तो इस तरीके से एक के बाद एक दो फॉर्मूला भी लगाने पड़ सकते हैं। फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन के केसेस भी हो सकते हैं, मतलब रिटार्डेशन के केसेस, जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसकी कोई तो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट है, और उस पर ब्रेक लगते हैं। तो ब्रेक लगने के बाद दो केसेस हो सकते हैं, एक तो वो टोटली बंद हो सकता है
जब इस केस में फाइनल वेलोसिटी होगी 0 या फिर वेलोसिटी रिड्यूस्ड वेलोसिटी हो सकती है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू कुछ तो रहेगा फाइनल वेलोसिटी। फिर इसी तरीके से हमें समझ के वो लिखना पड़ेगा कि v इज इक्वल टू 0 है या क्या है, और फिर हमें वो फॉर्मूला इस्तेमाल करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या होती है कि कन्वर्शंस ठीक से करने पड़ते हैं। तो अगर सब कुछ मीटर्स में दिया है तो हमेशा स्पीड या वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में आनी चाहिए। तो एक जगह पे मिनट या दूसरी जगह पे किलोमीटर या ऐसा सब नहीं होना चाहिए। तो हमेशा कन्वर्शंस का ध्यान रखना है। तो कन्वर्शंस क्या क्या होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000/3600 मीटर्स पर सेकेंड। इस तरीके से कन्वर्शंस ठीक से जहाँ ज़रूरत है वहाँ करने पड़ेंगे।